वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम अपने वेक्टर का 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और लास्ट 2 लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में और उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसको, या फिर इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट की जैसे अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि अपन को निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में किसका साइन लगाया जाएगा अपने पास? क्रॉस का। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या होता था? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास है ए वेक्टर, ये है आपके पास बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है अपने पास? थीटा। अब जब अपन को इसका क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया गया है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है अपने पास? साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? कॉस थीटा। ठीक, अब ये अपने पास जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो सारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अब इसी के साथ अपने पास आता है एक एन कैप वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है अपने पास? एक एन कैप, मतलब एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? अब ये कैसा यूनिट वेक्टर है? तो एन कैप के बारे में अपन बोलते हैं इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector। ठीक, 2 वेक्टर का जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये अपने पास कैसी क्वांटिटी आ रही है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये जो अपने पास एन कैप लिखा है ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के ही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये चीज? अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये तो हो गया अपने पास ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये चीज? अब अपन को बताना है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, या अपन सिंपली बोलेंगे एन कैप जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? राइट हैंड रूल। क्लियर है ये चीज? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जैसे अपन को निकालना है मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे? पहले वाले वेक्टर के साइड अपनी 4 फिंगर्स करेंगे। क्लियर। अब देखो अपनी ये 4 फिंगर इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब अपन को ए का बी के संग निकालना है, मतलब ए से किसकी तरफ जाना है? बी की तरफ जाना है। तो देखो अगर मैंने ए की तरफ इस तरीके से हैंड किया, अब मैं अपनी उंगलियां बी की साइड मोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं मोड़ सकता। लेकिन अगर मैं ऐसे अपना हैंड करूंगा तो अब मैं ए से बी की तरफ जा सकता हूं। तो अपन ए की तरफ तो अपनी 4 फिंगर करेंगे, इन 4 फिंगर को कहां पे मोड़ना है? बी की तरफ। तो बी की तरफ अपन ने ऐसे जोड़ लिया। अब ये जो थंब होगा ये थंब अपन को किसकी डायरेक्शन बताएगा? ए क्रॉस बी की, या अपन बोल सकते हैं कि एन कैप की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहीं पर अगर अपन को बी क्रॉस से निकालना होता तो पहले कौन सा वेक्टर लिखा था? बी वेक्टर। तो अपन क्या करते? बी वेक्टर की साइड अपने 4 फिंगर्स करते, फिर इसको कर्ल कहां करते? कहां मोड़ते अपन? ए वेक्टर की साइड। तो अपने पास जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताता है? इनके क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जब अपन इस वाली कंडीशन में ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी अपने पास? इस प्लेन के डाउनवर्ड। क्लियर है ये चीज? ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है इसके डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? क्रॉस से। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आप ये तो समझ गए होंगे कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट अपने पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऐसे ही अपने पास किसकी प्रॉपर्टीज है? क्रॉस प्रोडक्ट की। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते जाओ। पहली प्रॉपर्टी तो अपने पास यही है क्या
कि जब अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी अपने पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यहां पर इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी क्या है कि यदि अपन ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या अपने पास निकल के आया है, इज, ये जो लिखा हुआ था ये पूरा क्या था, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। और डायरेक्शन जो है वो अपन किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है ये चीज? और ये अपन को पता है कि जो भी अपने पास ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज? थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है, थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें सेम आएगा। लेकिन यदि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालोगे तो ये अपने पास इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? ये आप समझ रहे होंगे क्यों इक्वल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये अपने पास था बी वेक्टर और ये था अपने पास ए वेक्टर। ठीक, अब जब अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अपन राइट हैंड थंब रूल से अगर निकालते हैं तो ऐसा वेक्टर आएगा जो डाउनवर्ड होगा, और यदि बी क्रॉस ए निकालते हैं तो ऐसा वेक्टर होगा जो अपवर्ड होगा। तो देखो, एक वेक्टर डाउनवर्ड है, एक वेक्टर अपवर्ड है, दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। क्लियर है ये चीज? तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये हमेशा किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ये चीज? अगर ये डायरेक्शन अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की है, ये डायरेक्शन अपने पास ए क्रॉस बी वेक्टर की है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, अपने पास बी क्रॉस ए वेक्टर की। क्लियर है ये चीज? तो अपन क्या बोलेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालें, जैसे मान लो ए क्रॉस बी लिखते हैं अपन, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी अपने पास क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू n1 कैप। क्लियर है ये चीज? और यदि अपन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालें तो ये अपने पास क्या आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि उनके बीच का एंगल तो थीटा ही रहेगा ना, और यहां पर लिख देते हैं अपन n2 कैप। ठीक, अब देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये जो लिखा हुआ है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो इक्वल नहीं होते, लेकिन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए वो हमेशा क्या होगा, अपने पास इक्वल होगा। तो ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड ये हमेशा क्या होता है, अपने पास इक्वल होता है। क्लियर है ये चीज? फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। क्या मतलब हुआ अपने पास कि अपन वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, हमें ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बी प्लस सी में। तो जैसा अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ऐसा ही वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी बहुत मैटर करता है, प्री मल्टीप्लिकेशन है या पोस्ट। अभी यहाँ पर जो ए वेक्टर लिखा हुआ है वो बी प्लस सी के पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए वेक्टर का इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन होना है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आ रही है बात समझ में? अगर आपने मान लो इसको लिख दिया क्या, ए क्रॉस बी, मतलब यहां तो पहले मल्टीप्लाई किया प्लस और यहां लिख दिया आपने सी क्रॉस ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ए का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? और यदि मान लो इस तरीके से लिखा हो कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर।
अब यहां पर जो ए वेक्टर लिखा हुआ है वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपने पास मल्टीप्लाई करते समय ए वेक्टर जो रहेगा वो पोस्ट में ही रहेगा, बाद में ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो आई थिंक यहां तक तो समझ गए होगे आप। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, क्या है वो, कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो, जीरो का मतलब है ये नल वेक्टर, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आ रहा है तो ये कब कब हो सकता है, तो देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास होता क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। एन कैप जो है ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक, और ये किसके इक्वल है, टोटल जीरो के इक्वल या नल वेक्टर के इक्वल। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है, ये तो नल वेक्टर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब अगर इस पूरे को जीरो के इक्वल होना है या नल वेक्टर के इक्वल होना है तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब ये जीरो किस किस वजह से हो सकता है, या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर जीरो हो, या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर जीरो के इक्वल हो, या फिर साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। अब देखो अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर जीरो है तो इसके बारे में इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ए वेक्टर ए जो है वो कैसा वेक्टर होगा, एक नल वेक्टर होगा। अगर मॉड बी जीरो है तो बी के बारे में बोलेंगे कि बी इज अ नल वेक्टर। और यदि अपने पास साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 हो, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, अपने पास पैरेलल होने चाहिए। अगर मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों लाइक वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। और यदि मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, तब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, अपने पास जीरो के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज? अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी जो है वो नल वेक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ नल वेक्टर, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल, तब तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, अपने पास पैरेलल होंगे। आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है वो क्या आती है कि यदि अपन किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, मतलब ए वेक्टर का ए के संग ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा। तो देखो जैसे मान लो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपन को निकालना है ना। डॉट प्रोडक्ट में तो क्या होता था, ए डॉट ए निकालते तो मॉड ए का स्क्वायर आता था। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ ए इंटू साइन। अब देखो दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, तो साइन जीरो एन कैप, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो ये ओवरऑल कितना आ गया अपने पास, जीरो। तो किसी भी वेक्टर का उसी खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा अपने पास, जीरो। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यदि अपन आई कैप का आई कैप के संग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, या फिर जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, या फिर के कैप का के कैप के संग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ये हमेशा तीनों किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल। आ रही है बात समझ में? डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी क्या होता था, 1 होता था। क्लियर? अब सेवंथ जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपन ने आई का आई के संग क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल के देखा, जीरो आ गया, लेकिन जब अपन आई का जे के संग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली जे का के से निकालेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली के का आई से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए आप अपने एक रूल याद रखेंगे, क्या है, अपन को जैसे मान लो निकालना है आई क्रॉस जे, अपन एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के लिख लेते हैं उसी ऑर्डर में। तो ये मान लो हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया अपने पास के। क्लियर? ये किस ऑर्डर में है अपने पास, क्लॉकवाइज ऑर्डर में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखो अगर अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर अपन कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, तो अपन को क्या लेना है, पॉजिटिव। और यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो अपन क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। अब क्लॉकवाइज कब घूमना है और एंटी क्लॉकवाइज कब घूमना है, तो देखो जैसे अपन को निकालना है आई क्रॉस जे, मतलब आई से किसकी तरफ जाना है, जे की तरफ। अब आई से जे की तरफ अपन क्लॉकवाइज घूम के भी आ सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमकर भी आ सकते हैं। दिख रहा है आपको, आई से जे की तरफ अपन क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन हम हमेशा वो डायरेक्शन चूज करेंगे जहां पे कोई तीसरा वेक्टर बीच में ना पड़े। अगर मैं आई से जे की तरफ
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के जाऊं तो बीच में तीसरा वेक्टर मिल रहा है के, तो इसका मतलब हम ऐसे नहीं घूम सकते, हमें कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। अब जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उस समय हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हो तो क्या लेना है अपने पास, पॉजिटिव। अब आई क्रॉस जे निकालना था तो पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमे, और तीसरा बचा हुआ वेक्टर कौन सा है, के, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, प्लस के इक्वल। सिमिलरली यदि जे क्रॉस के निकालना है तो जे क्रॉस के, अब जे से के की तरफ जाना है तो अपन एंटी क्लॉकवाइज तो घूम नहीं सकते, कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ही आएगा। और जे क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, तीसरे वेक्टर मतलब प्लस आई के इक्वल। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई निकालना होता तो के क्रॉस आई के लिए भी अपन को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, और तीसरा बचा हुआ वेक्टर क्या हुआ अपने पास, जे, तो के क्रॉस आई किसके इक्वल हो गया, जे के इक्वल। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो पूछते कि जे क्रॉस आई निकालो, अब जे से आई की तरफ जाना है, तो अब जे से आई की तरफ जाना है तो अगर क्लॉकवाइज घूम गए तो बीच में के पड़ेगा, तो ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि हमेशा किस डायरेक्शन में घूमना होता है कि तीसरा वेक्टर बीच में ना पड़े। तो अपन कैसे घूमेंगे, जे से आई की तरफ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो माइनस आएगा, फिर बचा हुआ वेक्टर कौन सा था, के, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल आ गया अपने पास, माइनस के इक्वल। सिमिलरली अगर अपन निकालते हैं के क्रॉस जे तो ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, माइनस आई के इक्वल। और यदि अपन निकालते हैं आई क्रॉस के तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, माइनस जे के इक्वल। आ रही है बात समझ में? देखो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसके इक्वल नहीं होता, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, ये दोनों कैसे होंगे अपने पास, इक्वल होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये थी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये थी। हमने बी क्रॉस ए में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर जो है क्या हो गया, घूम गया, इसी डायरेक्शन में आ गया या नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो उससे भी समझ सकते हो कि आई क्रॉस जे अगर प्लस के है तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट अब अपने पास आता है लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक, स्कूल में ये प्रूफ करने को पूछ लेते हैं या फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेवंथ अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है या फिर अपन बोले आइडेंटिटी है लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक, स्कूल में सिंपल ये बोल देते हैं कि प्रूफ दी लैग्रांज आइडेंटिटी। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि लैग्रांज आइडेंटिटी है क्या, तब तो जाके अपन उसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, लैग्रांज आइडेंटिटी क्या बोलती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर और दोनों के डॉट प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है प्रूफ करना, बड़ी आराम से इसको प्रूफ कर सकते हो। देखो अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यदि मॉड निकाला जाए तो अपन जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। क्लियर। अब इस पूरे का अपन को मॉड लेना है तो अपन जैसे प्रॉपर्टी जानते हैं कि सिंस मॉड के अंदर x इंटू वाई लिखा हो मल्टीप्लाई में, तो अपन x का अलग मॉड ले सकते हैं, y का अलग मॉड ले सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ मॉड ए वेक्टर। अब दो दो बार मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, एक बार ही मॉड लिखो। तो ये आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आएगा मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक, अब अपन को एन कैप का मॉड लेना है। एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये आएगा अपने पास मॉड ए मॉड बी इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। एंड यदि अपन निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसका अपन को मॉड लेना है तो सबका अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड के अंदर कॉस थीटा। यहां पर अपन को डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है कि मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ
ए वेक्टर। आ रही बात समझ में? अब देखो दोनों का अपन को क्या करना है, स्क्वायर और उसका सम करना है। तो देयरफॉर जब अपन इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और मॉड साइन थीटा का स्क्वायर। मॉड साइन थीटा का अगर स्क्वायर लिखा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव और ये भी हमेशा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे किसका, ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 1 के इक्वल। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा अपने पास, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन देते कैसे हैं, ए क्रॉस बी का मॉड दे देंगे, ए डॉट बी दे देंगे और मॉड ए मॉड बी में से एक दे देंगे और दूसरा पूछ लेंगे, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बनता है। तो जनरली तो ये लैग्रेंज आइडेंटिटी प्रूफ करने को आती है। तो पहली बात तो अपन को स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, क्लियर, और ये अपने पास इसकी हेल्प से इस पर छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास है लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास है, या इसको प्रॉपर्टी क्या बोले अपन इसको हेडिंग डाल के लिखना, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कंपोनेंट के टर्म्स में, ऐसे ही क्या आएगा अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। मान लो ए वेक्टर अपने पास दे रखा है क्या, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये अपने पास ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर अपने पास दे रखा है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। अब अपन से पूछा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो आप कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने को कर सकते हो, मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है टर्म बाय टर्म बिल्कुल कर सकते हैं। a1i कैप का b1i कैप से करेंगे तो a1 b1 कांस्टेंट है और i क्रॉस i कितना हो जाएगा 0। फिर a1i का b2j से करेंगे तो ये आएगा अपने पास a1 b2 i क्रॉस j किसके इक्वल, k के इक्वल। फिर a1i का अपन b3 k से करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी तो क्या आएगी a1 b3 और i क्रॉस k निकालोगे तो ये होगा अपने पास किसके इक्वल, माइनस j के इक्वल। इस तरीके से अपन पूरा मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अपने को जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो हमेशा अपन क्या डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। पहली वाली रो में तो हमेशा क्या लिखोगे, आई जे के। अब दूसरी वाली रो में क्या आएगा, जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट, ठीक है, याद रखना। पहले सेकंड वाली रो में हमेशा क्या आएगा, जो पहले वेक्टर लिखा है उसके कोफिशिएंट, मतलब a1 a2 a3 और फिर b1 b2 b3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं, a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। और अगर इसी में तुम्हें निकालना होता b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर तो ये किसके इक्वल आता, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। अब कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है पहले, बी वेक्टर, तो अब सेकंड रो में कौन आएंगे, बी वेक्टर के कोफिशिएंट, तो b1 b2 b3 फिर a1 a2 a3। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा आप इसी तरीके से निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है कि ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k
और बी वेक्टर अपने पास लिखा हुआ है i प्लस 2j माइनस का k। अब हमसे पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ठीक है ना। तो इसका इससे मल्टीप्लाई मत करना, बहुत घटिया मेथड है, हमेशा किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ए वेक्टर पहले है तो ए वेक्टर में कोएफिशिएंट क्या है 2 -1 3 और यहाँ पर है 1 2 और माइनस का 1। तो ये अपने पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता ही है, अपन फर्स्ट रो के अलोंग इसको ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करोगे क्या आएगा, आई टाइम्स 1 माइनस का 6 तो माइनस का 5, फिर माइनस जे टाइम इसको छुपाया 2 इंटू -1 माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 और प्लस के टाइम्स ये कितना आएगा 4 प्लस का 1 5। ठीक, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 5i प्लस का 5j और प्लस का 5k। इस मेथड से बहुत जल्दी निकल आता है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इसका अपन इससे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में। तो आई थिंक आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर यूजिंग दीज क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें एक्चुअली क्या है, एंगल नहीं, मतलब जैसे साइन थीटा पूछ ले कि थीटा उनके बीच का एंगल है तो उसका साइन बताओ, तो हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, अगर एंगल निकालने की बात है तो हम किससे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब मान लो आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया अपने पास 3/5। अब बोला कि हमें तो भैया इसका साइन चाहिए, तो फिर अपन ट्रायंगल बना के साइन नहीं निकाल सकते क्या। ये ट्रायंगल बनाया अपन ने, ये अपने पास कॉस थीटा आ चुका है 3/5 तो मतलब 3 और ये 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/5 या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी स्कूल के लिए भी। देखो क्या पूछते हैं अपने पास, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू गिवन अ वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स कर लो। अब मान लो कि आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, हम कुछ वैल्यू भी ले लेते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j माइनस का 3k, बी वेक्टर दे रखा है अपने पास 2i माइनस का j प्लस का k। अब आपसे बोला गया एक वेक्टर निकालो c, ये निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड बोल दिया कि इसका मैग्नीट्यूड है 3 और वो ए और बी दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और ये जो सी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब एक तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि अगर अपन डॉट प्रोडक्ट का यूज करें, एक तरीका तो अपन ये लगा सकते हैं कि अपन ने जैसे मान लो सी वेक्टर मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना। अब अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड कितने अननोन है अपने पास 3, तो अपन को 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और 3 इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है कि ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो जब इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3, या फिर अपन बोलें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या कि सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो दूसरी कंडीशन ए डॉट सी से निकाल सकते हैं। तो देखो सी ये है, ए ये है, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास x प्लस का 2y माइनस का 3z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब तीसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं कि c जो है वो b के भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 2x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 0, ये हो गई अपने पास तीसरी। ठीक है ना। ये इक्वेशन कैसे निकाली है, b डॉट सी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बोला था। अब
एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बन गई। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाएंगी। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग गई तो सी वेक्टर पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज। एक मेथड तो ये हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी इसको प्रेफर नहीं करता, बहुत ही घटिया मेथड है ना। देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इक्वेशन बना लोगे लेकिन सॉल्व करने में तो टाइम जाएगा। अब इसको अपन किस तरीके से करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से करेंगे। कैसे? अपने पास देखो क्या दे रखा था, ए वेक्टर जो है वो तो दे रखा था अपने पास आई प्लस 2j माइनस का 3k, और बी वेक्टर जो था वो क्या था 2i माइनस का j प्लस का k, और सी वेक्टर जो हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना था अपने पास 3। ठीक। और कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो अपने पास सी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सुनो, जैसा अपन जानते हैं कि यदि मैं दो वेक्टर का क्या निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्या निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो ये क्या आएगा, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे बस समझ में, यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए और बी दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमें चाहिए भी ऐसे एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, लेकिन जो वेक्टर अपन को चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अभी हमने जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो एक्चुअली क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। ये होगा या नहीं? हमें ये नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड, हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, ये मान लो ए वेक्टर था, ये अपना बी वेक्टर था, और इसके परपेंडिकुलर अपने पास ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक। अब मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास 10। हमें क्या चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो। तो हम क्या करेंगे, इसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर अपन कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अरे बात समझ में, हम क्या निकाल लेंगे, एक यूनिट वेक्टर। तो देखो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसकी डायरेक्शन तो चाहिए लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर जब हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो हमें अपना रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आएगा जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अपने पास 3 होगा। आ रही है बात समझ में? तो चलो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए कंसेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं अपन। तो क्वेश्चन जो था वो ये था, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का 3k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का k। ठीक है ना। तो अब नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आ रही है समझ में? अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से, आई जे के 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, i टाइम्स 2 और प्लस का सॉरी माइनस का 3, तो ये बचेगा माइनस का 1। ठीक है ना, 2 माइनस का 3, फिर माइनस j टाइम्स 1 प्लस का 6, तो ये आ गया 7, और प्लस k टाइम्स -1 -2 दैट इज माइनस का 5। तो ये आ गया वेक्टर माइनस आई माइनस का 7j और माइनस का 5k। क्लियर है ये चीज। अब ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आ गया जो ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। हमें वही चाहिए था, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था, 3। अभी चेक करो इसका मैग्नीट्यूड 3 है क्या, नहीं है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ यूनिट वेक्टर, इसको अपन नाम दे देते हैं मान लो डी वेक्टर। इसको क्या नाम दे दिया, डी वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग किसके, डी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, वेक्टर को -i -7j -5k
इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास रूट के अंदर 1 प्लस -7 का स्क्वायर करोगे 49 और ये 25, तो रूट के अंदर 75 आ जाएगा। तो रूट के अंदर 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5√3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपने को एक यूनिट वेक्टर पता लग गया जो इसी की डायरेक्शन में होगा। अब अपन को क्या चाहिए था, एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में हो, है ना, या अपन ए और बी के परपेंडिकुलर हो, है ना, मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए। तो नाउ our required vector c, this is equal to our required vector c, this is equal to 3 times of d unit vector। ये क्या है अपने पास, d unit vector। तो ये आ गया अपने पास 3 टाइम्स माइनस का i माइनस का 7j माइनस का 5k होल अपॉन 5√3। आ रही है बात समझ में। और इसके अंदर क्या करो, प्लस माइनस का साइन और लगा दो। प्लस माइनस का साइन समझ रहे हो क्यों लगा रहे हैं अपन, जैसे मान लो ये अपने पास एक ए वेक्टर है, ये अपने पास एक बी वेक्टर है। अब आपसे बताओ, बोला जाए कि एक वेक्टर निकालो जिसका जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 3 हो। तो ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं, 2 वेक्टर हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में। एक तो अपने पास ऊपर और एक अपने पास नीचे। एक तो अपने पास ऊपर होगा और एक अपने पास क्या होगा, नीचे होगा, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं जो इनके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे हो सकते हैं इनफाइनाइट, देखो क्या आता है बच्चों के दिमाग में कि ये अपने पास एक प्लेन सरफेस हो गई, ये अपने पास है ए वेक्टर, ये अपने पास है बी वेक्टर। अब वो बोल रहे हैं, अगर पूछा गया है कि ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो बच्चों का रिप्लाई क्या होता है, इनफाइनाइट। कैसे, सर एक ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक, इसको नाम दे देते हैं D1 वेक्टर। सर एक ये वेक्टर हो जाएगा, इसको बोल देते हैं D2 वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड हम सेम रख रहे हैं, हम एक ये वेक्टर बना देते हैं, सर ये हो जाएगा D3 वेक्टर। तो ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है ना, नीचे भी बना सकते हैं। ये आ गया D4 वेक्टर, एक ये आ गया D5 वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होंगे, ये सिर्फ 2 होंगे। क्यों, D1 वेक्टर, D2 वेक्टर, D3 वेक्टर ये बिल्कुल सेम वेक्टर है या नहीं है, क्योंकि अपन मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। अगर मैं इस D2 वेक्टर को पैरेलली मूव करा के यहां रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, D1 वेक्टर। इस D3 को पैरेलली मूव करा के यहां रख दूं तो क्या बन जाएगा, D1 वेक्टर। तो जितने भी अपन ऊपर की साइड वेक्टर बना रहे हैं, D1 वेक्टर, D2 वेक्टर, D3 वेक्टर, ये सब कैसे हैं, इक्वल हैं। इसको अपन एक ही काउंट करेंगे। और जितने भी आप नीचे की साइड बना रहे हो, D4 वेक्टर, D5 वेक्टर, जितने भी नीचे की साइड बनेंगे, ये भी कुल मिला के एक वेक्टर है। तो एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आपको इस तरीके का निकालना हो तो लास्ट में प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर एक ऊपर है तो एक नीचे भी हो सकता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड 3 होगा। आगे बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो यहां पर अपना इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 2k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, नल वेक्टर के। तो अपन को क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब लिखा भले इस तरीके से हो, अपन थोड़ी ना इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन तो किस तरीके से करेंगे, डिटरमिनेंट वाले तरीके से। तो देखो क्या लिख लोगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ i j k, ठीक। और पहला ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ, सॉरी वेक्टर लिखा हुआ है, तो अपन के पास डिटरमिनेंट की सेकंड रो में क्या आएगा, 2 6 एंड 2, 2 6 2। और थर्ड रो में क्या आएगा, 1 लैम्डा एंड म्यू, 1 लैम्डा एंड म्यू, ठीक। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। दिस इज इक्वल टू क्या, 0 वेक्टर। 0 नहीं है, ये क्या है, 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i टाइम्स 6 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस j टाइम्स 2 म्यू माइनस का 2, क्लियर है ये चीज, प्लस यहां पर k टाइम्स
2 लैम्डा माइनस का 6, यहां तक आ गया। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये कैप यूनिट वेक्टर है, ये किसके इक्वल दे रखा है, जीरो वेक्टर के इक्वल। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब ये दो वेक्टर लिखे हुए हैं, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों को जब अपन कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेशन आएगी, 6 म्यू प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, ठीक है ना। फिर दूसरा 2 म्यू माइनस 2 बराबर 0, और एक आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और इसको यदि सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 3 आएगी। अरे बस समझ में। लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते आंसर है, अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी तभी तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये इसकी वैल्यू हो सकती है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 1, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, शायद प्लस माइनस की गड़बड़ हो रही हो। यहाँ पर अपने पास 6 म्यू माइनस 2 लैम्डा था, 6 म्यू, अच्छा हाँ देखो 6 म्यू माइनस 2 लैम्डा, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है अपने पास माइनस। अब ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब देयरफॉर लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 1, जो भी अननोन की वैल्यू आ रही है वो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके तो हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली, अब ये वैल्यू क्या इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी तो अपन बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होंगी, है ना। अगर मान लो इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो अपने पास ये क्रॉस प्रोडक्ट कभी 0 ही नहीं हो सकता, तो अपन बोल देते हैं ऐसा कोई लैम्डा म्यू की वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर दिस एंड दिस। अभी लास्ट में जो क्वेश्चन समझाया बिल्कुल वही है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड 3 दे रखा था, इसके अंदर क्या बोल रखा है, यूनिट वेक्टर। तो अब डायरेक्टली देखो, मान लो ये जो वेक्टर दे रखा है इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का के, है ना। एंड बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई माइनस का 2j प्लस का 3k। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। तो नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये अपन क्या रिलेशन बना सकते हैं, तो देखो जब अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो एक ऐसा वेक्टर निकल के आएगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अपन को अपने पास अगर अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर। तो अपन इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड ए क्रॉस बी। क्लियर है ये चीज। अब मैंने बताया कि अगर एक वेक्टर ऊपर हो सकता है तो एक वेक्टर नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए अपन यहां क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। क्लियर है ये चीज। तो देयरफॉर अब अपन को निकालना क्या है, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ये तो अपन ने एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब अपन को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वही डिटरमिनेंट तरीके से निकालो, आई जे के 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3। सॉल्व करो क्या आएगा, आई टाइम्स 6 और माइनस का 3 तो बचेगा 3, फिर माइनस जे टाइम्स 3 प्लस का 1 4 और प्लस का के टाइम्स माइनस का 3। ये 3 लिखा है ना अपना, नहीं सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, ये 2 है। तो आई टाइम्स 6 माइनस का 2 तो 4 आएगा यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे माइनस जे टाइम्स 4 और प्लस के टाइम्स माइनस का 2 तो माइनस का 4। तो ये अपने पास आ गया 4i माइनस का 4j माइनस का 4k। क्लियर। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो अपन को चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया, ए क्रॉस बी है ना, तो क्या बचेगा आई माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4√3 आ जाएगा। तो ये लिख देंगे 4√3।
ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, प्लस माइनस आई माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय √3। आया समझ में या नहीं? अपने सबसे पहले क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, जिससे अपने पास ऐसा वेक्टर निकल के आ गया जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर चाहिए था तो इसी वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। अब अपन जानते हैं कि एक वेक्टर अगर ऊपर होगा तो एक वेक्टर नीचे भी होगा, इसलिए अपन ने क्या लगाया इसके अंदर, प्लस माइनस का साइन। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of vector a plus b and a minus b where a equal to this and b equal to this। सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा है, बस इसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी अपन को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल एज इट इज सेकंड जैसा है ये। क्या करें अपन, सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालें, तो क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, i प्लस आई 2i, फिर j प्लस 2j तो प्लस का 3j, और k प्लस 3k तो प्लस का 4k, और a वेक्टर माइनस का b वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, i माइनस आई 0, j माइनस का 2j तो माइनस का j, और फिर k माइनस का 3k तो माइनस का 2k। इसको बोल देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए d1 वेक्टर, इसको बोल देते हैं अपन d2 वेक्टर। अब अपन के पास क्वेश्चन क्या हो गया, अपन को ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो d1 और d2 दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर डायरेक्टली रिलेशन लिख दें अपन, क्या होगा, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, है ना। d1 क्रॉस d2 से तो परपेंडिकुलर आ गया, और मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस से। और इसी में अगर वो बोल देता कि अपन को एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 होना चाहिए और इनके परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल यही करते, बस लास्ट में क्या कर देते, 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर आ गया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो आई थिंक अब आप आगे निकाल तो लोगे कि d1 क्रॉस d2 आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट तरीके से, वही आई जे के, d1 क्या आया है 2 3 4, और d2 के लिए 0, आई तो आई नहीं ना, तो 0 मानेंगे, -1 और -2, ठीक है ना। इसको आगे फर्दर सॉल्व तो कर ही लोगे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एमपी बोर्ड में बहुत फेमस है ना, एमपी बोर्ड में काफी पूछा जाता है कि ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं सच दैट कि उनका सम जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल है, सम जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। अब इसमें अपन को प्रूफ करना है कि a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, है ना। है बहुत सिंपल, लेकिन एमपी बोर्ड में बहुत फेमस है, काफी बार पूछा जाता है, और कहो सीबीएसई में भी 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अपन क्या करते हैं, दोनों साइड, इसको नल वेक्टर लिखें, दोनों साइड अपन ए वेक्टर का प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, प्री वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। मतलब अपन को दोनों साइड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो लेफ्ट में तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर का नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे नल वेक्टर ही आ जाएगा। अब ये अपने पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब देखो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता था, 0, तो ये तो हो गया 0, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे ये माइनस हटाना है, तो मैं इस ए और सी को आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज, क्योंकि ए क्रॉस सी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए, समझ रहे हो या नहीं। तो ये आएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बन गई पहली इक्वेशन।
अब अपन क्या करते हैं, सेम यही काम करेंगे लेकिन अब अपन b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब अपन b का दोनों साइड प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा अब अपने पास, b वेक्टर क्रॉस a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू, राइट में तो 0, अब यहां आएगा b क्रॉस है, ठीक। b का b के संग क्रॉस प्रोडक्ट 0 और b का c के साथ तो b क्रॉस c, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को उधर भेजो तो यह आ जाएगा अपने पास b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, मुझे ये माइनस हटाना है तो मैं क्या करूं, इन दोनों को इंटरचेंज, वही, तो ये आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस c के इक्वल भी है और a क्रॉस b जो है वो c क्रॉस a के भी इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपन क्या बोल सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू किसके, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है ना। हेंस समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फेमस क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा जाता है, सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है। इस टाइप का अपन ने एक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में भी किया था कि किसी भी वेक्टर को, आर वेक्टर को अपन आर डॉट आई टाइम्स आई कैप प्लस आर डॉट जे टाइम्स जे कैप, आ रही बस में किया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान करो। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है कि फॉर एनी वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर ए को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्रॉस आई कैप, ये क्या है, ए वेक्टर का आई कैप के संग क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मॉड का स्क्वायर, फिर आई ए वेक्टर का जे के संग क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मॉड का स्क्वायर, और ए वेक्टर का के संग क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मॉड का स्क्वायर। ये किसके इक्वल प्रूफ करना है अपन को, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर, ठीक। तो अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये अपन ने ए वेक्टर मान लिया। नाउ अब अपन को चाहिए ए क्रॉस आई, तो ए वेक्टर क्रॉस आई, ठीक है ना। अब ए वेक्टर का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की क्रॉस आई। अब डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, एक्स आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, ठीक। y टाइम्स j क्रॉस i, अब देखो j क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस j होता था k, तो j क्रॉस i कितना हो गया अपने पास, माइनस का k, तो ये आ गया माइनस का y k कैप। फिर z k कैप का किससे मल्टीप्लाई करना है, i के संग, तो k क्रॉस i। अब k क्रॉस i क्या होता है, आप तो डायग्राम बना लो, एक ये i कंफ्यूजन हो रहा हो याद रखने में तो ये डायग्राम बना लो, k क्रॉस i, k का i के संग, तो क्या आ जाएगा j, तो प्लस का z j कैप। क्लियर है ये चीज, ये किसकी वैल्यू आई, a क्रॉस i, और इसका अगर अपन मॉड निकालेंगे तो a वेक्टर क्रॉस i वेक्टर का मॉड निकालोगे तो ये आपके पास आएगा क्या, मॉड के अंदर y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब अगर अपन निकालते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस जे, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, डायरेक्ट करके बता रहा हूं, इसी का जे के संग करना है, यहां पे जे आ जाएगा, तो एक्स आई क्रॉस जे के लिख सकते हैं, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के, तो एक्स के कैप, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो माइनस आई, तो माइनस का जेड आई कैप। इसका यदि अपन मॉड निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिमिलरली अगर अपन ए वेक्टर क्रॉस के कैप निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा रूट के अंदर y और z यहाँ आ चुका है, x और y यहाँ आ चुका है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा अपने पास x और z, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, निकाल के देख लेना यही आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है, सॉरी सेकंड और थर्ड। अब तीनों के स्क्वायर का सम निकालें, तीनों के स्क्वायर का सम,
तो मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस जे का मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इसके मॉड का स्क्वायर। ए क्रॉस आई का मॉड कितना है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे, ये निकल के आया था, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां आएगा इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें आप देखो 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है, 2z स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर आएगा, दो तीनों में से 2 कॉमन, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया नहीं आ गया, ये तो क्या है LHS एंड RHS अगर निकालोगे RHS, तो RHS में क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए की वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका क्या करना है स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए के स्क्वायर की, तो जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो देख रहे हो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, तो LHS और RHS क्या है इक्वल है। फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछने को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, है ना, कि फॉर एनी वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मॉड ए वेक्टर, 2 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, 3 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, 4 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर इक्वल टू जे माइनस के आर गिवन वेक्टर्स, ठीक है ना, ये 2 वेक्टर गिवन है अपन को, देन फाइंड अ वेक्टर बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3। क्लियर है, हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं ए और सी, हमें बी वेक्टर पता लगाना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं कि लेट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो हमेशा ये मानना सही नहीं रहता है ना, वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आप ये मान के चलोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। जैसा अभी आपको पहले अपन ने वही बताया कि जो 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जिसका मॉडुलस 3 दे रखा हो, उसको इस तरीके से करते तो बहुत लेंदी हो रहा था, है ना, उसका तरीका अलग था, है ना। ये सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है तो इसको अपन डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन तो सॉल्व इसमें भी करनी पड़ेंगी लेकिन इसमें कोई ज़्यादा आर्बिट्रेरी इक्वेशन नहीं बनेंगी। तो देखो बी वेक्टर ये मान लिया अपन ने, नाउ अब गिवन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके इक्वल दे रखा है सी के इक्वल। अब अगर अपन ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो आई जे के, ए वेक्टर क्या दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, कोफिशिएंट क्या आ गए 1 1 1, बी वेक्टर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कोफिशिएंट क्या आ गए अपने पास एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या दे रखा है जे माइनस का के। अब अपन इसको ओपन कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलाउंग, तो यह आएगा अपने पास आई टाइम्स जेड माइनस वाई, ठीक, फिर माइनस जे टाइम जेड माइनस का एक्स और प्लस के कैप टाइम्स y माइनस का x, दिस इज इक्वल टू जे कैप माइनस का के कैप। क्लियर, अब अगर अपन कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है z माइनस वाई, यहाँ 0, तो z माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, फिर माइनस टाइम z माइनस एक्स है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस z, और यहां पर j का कोफिशिएंट कितना है 1, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहां से अपन x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं 1 प्लस जेड, इक्वेशन सेकेंड, और यहां से अपन y की वैल्यू क्या बोल सकते हैं z के इक्वल, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो y इक्वल टू जेड, और यहां से x इक्वल टू 1 प्लस जेड। क्लियर, अब तीसरी इक्वेशन अपन क्या बनाएंगे, तीसरी इक्वेशन y माइनस ऑल्सो y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से आ गया y प्लस 1 इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वेशन 3।
ये 3 इक्वेशन तो बन गई। अब अपन को वैल्यू निकालनी है तो अपन इस कंडीशन का भी यूज करें, ऑल्सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल। दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालें, बी ए तो ये है और बी अपने पास ये दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड, समझ में आ रहा है ना, x इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड इंटू वन, दिस इज इक्वल टू कितना, 3। अब x की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 1 प्लस जेड, y की जगह क्या रख सकते हैं, z, और z लिख ही रहने दो। तो आप देख रहे हो पूरी इक्वेशन z में आ गई है, तो z प्लस जेड प्लस जेड कितना हो गया अपने पास, 3z, दिस इज इक्वल टू 1 को उधर भेजो तो 3 माइनस 2 1 कितना हो गया, 2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्लियर है। अब देखो z अगर 2/3 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास, 2/3, क्योंकि y और z इक्वल है, और जब अपन z की वैल्यू 2/3 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो 1 प्लस 2/3 कितना आ गया अपने पास, x इक्वल टू 5/3। देयरफॉर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, तो अपन बोल सकते हैं कि b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा अपने पास, 5/3 टाइम्स आई कैप प्लस 2/3 टाइम्स जे कैप प्लस 2/3 टाइम्स के कैप। क्लियर है। या इसको ऐसे लिख लो, 1/3 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस का 2k। क्लियर है ये चीज, अपन ने कुछ भी नहीं किया, बी वेक्टर को ये मान लिया, ये कंडीशन दे रखी थी, कंपेयर करके अपन ने एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बना ली, उसके बाद इस कंडीशन का यूज किया तो a डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो a डॉट बी निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, वो 3 के इक्वल होगा। अपन ने इसको इन इक्वेशन को इससे अपन ने क्या करा, x और y की वैल्यू निकाली z के टर्म्स में, तो x की जगह 1 प्लस जेड और y की जगह z ये रख दिया, और इनको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाली। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेट a वेक्टर इक्वल टू दिस, b वेक्टर इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अब देखो यहाँ पे ये लाइन आ गई ना, एक वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब आप किसका यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट का। और c वेक्टर डॉट d वेक्टर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है ना, कि अपने पास d वेक्टर जो है उसका c के संग डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब इसमें एक चीज समझो, हमें ये तो पता है कि d वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्यों, क्योंकि d जो है वो a और b दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, a क्रॉस b। लेकिन a क्रॉस b करके जो वेक्टर आएगा, है ना, a क्रॉस b करके जो वेक्टर आएगा, इसका जरूरी है कि c के संग डॉट प्रोडक्ट 15 आ जाए, ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, आप निकाल के देखो। चलो अपन सबसे पहले निकालते हैं a क्रॉस b, तो i j k, a कितना है 1 4 2 3 -2 7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो तो 7 इंटू 4 28 प्लस का 4 तो 32 आई कैप, फिर j का क्या आएगा 7 और 7 माइनस का 6 तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस का j, फिर इसको छुपाया माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 14 के। क्लियर ये चीज। अब आप देखो कि इस d का c के संग डॉट प्रोडक्ट क्या 15 आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखें अपन तो क्या आएगा 32 इंटू 2, 32 कहाँ गया 32 इंटू 2, फिर -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, और फिर माइनस का 14 इंटू माइनस का 4 तो -14 इंटू 4, तो ये कितना हो गया अपने पास 64 प्लस का 1 और 14 इंटू 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 56, तो 65 माइनस 56 करोगे कितना आएगा 9, लेकिन आना कितना चाहिए था अपने पास 15। अरे बात समझ में, इसलिए d को अपन a क्रॉस b नहीं लिखेंगे, अपन इसमें किसी एक कांस्टेंट लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बात समझ में, इस लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया कि ये लैम्डा की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसके कारण c डॉट d कितना हो जाएगा 15। और अब इस लैम्डा की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो वही c डॉट d इक्वल टू 15 करके निकाल लेंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया, अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे लैम्डा टाइम्स, तो यहाँ पर भी क्या आएगा लैम्डा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो d वेक्टर अपने पास क्या आ चुका है
लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप। क्लियर है? नाउ इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो नाउ सी डॉट डी ये किसके इक्वल दे रखा है 15, तो सी का डी के संग डॉट प्रोडक्ट, तो देखो लैम्डा तो बाहर को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 32 इंटू 2 वही जो मल्टीप्लाई किया था 64, -1 इंटू -1 प्लस का 1 -14 इंटू प्लस का 4 तो माइनस का 56, दिस इज इक्वल टू कितना 15, तो ये आ गया अपने पास कितना आ रहा था 9, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 15, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी पता लग गई 5/3, लैम्डा की वैल्यू पता लग गई कितनी 5/3। देयरफॉर जो डी वेक्टर होगा जो निकालना था अपन को वो क्या आ गया 5/3 टाइम्स 32 आई कैप माइनस का जे माइनस का 14 के। क्लियर है चीज, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, समझ में आ गया होगा आसानी से। यहाँ पे ये लैम्डा का क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि सी डॉट डी कितना आना चाहिए 15, और अगर अपन ये लैम्डा नहीं लगाते तो फिर अपन ने अगर सी डॉट डी निकाला, सॉरी ए क्रॉस बी निकाला, इसको निकालने के बाद जब सी डॉट डी निकाला तो वो आ रहा था क्या 15, नहीं आ रहा था। इस 15 को लाने के लिए अपन ने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल सा लग रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2। अपन को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है जब अपन को मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना √3। ठीक है ना, सिंपल सी क्वेश्चन है। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है √3। अब अपन को क्या करना है, एंगल निकालना है। तो देखो सिंपल से ही है, अपन जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है या नहीं। अपन दोनों साइड अगर मॉड ले लें तो ये जो एन कैप है ना ये निपट जाएगा, दोनों साइड मॉड लोगे तो मतलब इस पूरे का मॉड लेना है तो अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ कितना साइन थीटा, और एन कैप का मॉड निकालोगे कितना आएगा 1। क्लियर है चीज, तो मॉड लेने से क्या हुआ, ये निपट गया। अब हमें ये पता है ये निकालना है, कितना घटिया क्वेश्चन है। तो मॉड ए क्रॉस बी कितना √3, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू मॉड के अंदर साइन थीटा, तो मॉड साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया अपने पास √3/2, या फिर साइन थीटा ही लेके चलो, क्योंकि हमेशा अपन जैसे एक्यूट एंगल अगर बता रहे हैं, नहीं सॉरी इसमें एक्यूट ऑब्ट्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें तो एक्यूट अगर है तो वो बताना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज अगर है तो वो बताना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2 मॉड साइन थीटा की, तो साइन थीटा कितना आ गया अपने पास प्लस माइनस √3/2। अब साइन थीटा अगर प्लस √3/2 लेके चलोगे, साइन थीटा अगर प्लस, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और अगर माइनस √3/2 तो माइनस जो है 180 से ज़्यादा हो गया, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, है ना, माइनस जो है वो तो मतलब सॉरी 180 से ज़्यादा तो एंगल हो ही नहीं सकता दो वेक्टर के बीच में, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ अपने पास यही आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज़, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेक्टर ए, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए इक्वल टू √3 मॉड बी इक्वल टू 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। लो 8th क्वेश्चन जैसे ही है, इसके अंदर वही दे रखा है, मॉड ए किसके इक्वल है √3 के इक्वल, मॉड बी किसके इक्वल दे रखा है 2/3 के इक्वल, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, मॉड नहीं दे रखा, बोल दिया ए क्रॉस बी कैसा है यूनिट वेक्टर, तो भाई यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस क्या होगा 1। अब एंगल निकालना है तो वही क्या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखो मॉड लिखो ही नहीं, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होगा, है ना। अब 0 से 180 है तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं, तो साइन थीटा डायरेक्टली अपने पास क्या आ गया, बनने को एक फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने पास ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू तो हो गई 1, और मॉड ए कितना दे रखा है √3,
और मॉड बी कितना दे रखा है 2/3, 3 ऊपर पहुंच गया, √3 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा √3/2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा इक्वल टू अगेन कितना 60 डिग्री या π/3, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 जैसे ही है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन किए हैं ये उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना। इस टाइप के बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस डी, और दूसरी कंडीशन अपने पास है कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस डी। ठीक, अब अपन को शो प्रूफ करना है, शो दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर जो है पैरेलल होगा किसके, बी माइनस सी के, जहां पर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। अब पैरेलल के लिए अपन क्या से प्रूफ करेंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के क्या कुछ कांस्टेंट टाइम्स होना चाहिए, आ रही है बात समझ में। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, तो बोल सकते हैं पैरेलल है। तो अपने पास जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो क्या है, गिवन पहली कंडीशन तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, दिस इज सेकेंड। ये दो कंडीशन हो गई अपने पास गिवन कंडीशन। अब अपन क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो लेफ्ट में आ गया। राइट में क्या आएगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्लियर ये चीज। यहां पर दोनों जगह इसमें भी और इसमें भी ए जो है वो प्री मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों से कॉमन आ सकता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्लियर, दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखो तो यहां पे डी वेक्टर दोनों में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको अपन लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी। अगर पोस्ट में तो पोस्ट में लिखा जाएगा, प्री में तो प्री में लिखा जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है या सी माइनस बी है, तो अपन क्या करते हैं इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर, और यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। चलो जैसा चाहिए अपन को वैसा कुछ आता तो जा रहा है अपने पास। अब क्या करें, इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करें, तो लेफ्ट में अगर शिफ्ट करोगे तो ये आएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या, 0 वेक्टर। अब ये बताओ कि इन दोनों में से बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। ये इन दोनों में से बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, यहां पर ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में या प्री मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में पोस्ट में होता या दोनों में प्री में होता तो कॉमन आ जाता, लेकिन एक में पोस्ट में एक में प्री में। तो अब क्या करें अपन, तो अब अपन ये करते हैं इन दोनों को, मतलब बी माइनस सी को डी को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखते हैं ना अपन, तो यहां आ जाएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और माइनस टाइम्स डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों में बी माइनस सी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कॉमन आ सकता है बी माइनस सी, वो भी किसमें, पोस्ट में। और फिर बचेगा क्या, ए माइनस का डी, ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, और इनका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल। क्लियर है। अब देखो लिखा क्या है अपने पास, ये ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर नल वेक्टर है, ठीक है ना। अब अपन ने पढ़ा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो जाए, दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो जाए, या फिर दोनों पैरेलल हो जाए। तो देखो अगर आप इसको नल वेक्टर के इक्वल रखते हो, a माइनस डी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू डी वेक्टर आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है क्या कि a इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर।
अगर इसको नल वेक्टर के इक्वल रखते हो तो b इक्वल टू सी वेक्टर आ जाएगा, लेकिन दे रखा है b इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। तो सिंस a वेक्टर माइनस d वेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, एंड यहां से आ रही है कंडीशन b वेक्टर माइनस का c वेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो अब कब होगा कि a वेक्टर माइनस का d वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर माइनस c वेक्टर। समझ में आया है नहीं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। अब a माइनस डी जो है वो भी नल वेक्टर नहीं है, b माइनस सी जो है तो भी वो नल वेक्टर नहीं है। अब दो कंडीशन तो हो नहीं सकती, अब बची इकलौती एक ही कंडीशन, क्या, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो। तो यहां से अपन ने कंक्लूड कर लिया कि a माइनस डी और b माइनस सी कैसे वेक्टर होंगे अपने पास, पैरेलल वेक्टर। क्लियर है ये चीज। चलिए इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये भी शायद थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए बी सी जो है ये तो यूनिट वेक्टर है, ये बोल दिया कि ए बी सी तो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस 1 होगा, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0। देखो ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब देखो नल वेक्टर तो कोई नहीं है ना। अब ए डॉट बी 0 है मतलब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, और ए डॉट सी 0 है तो ए और सी भी कैसे होंगे अपने पास, परपेंडिकुलर होंगे। अरे बस समझ में, देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। तो ये क्या होगा अपने पास, इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इससे भी ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी, ए जो है वो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये बताओ कि यदि अपन को ऐसा कोई वेक्टर लिखना हो जो बी और सी के परपेंडिकुलर हो, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, अपन को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो बी और सी के परपेंडिकुलर हो। तो क्या करो भाई, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये निकाल दो। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और यहां से इस रिलेशन से अपन को ये भी पता है, ये भी पता है कि ए वेक्टर जो है वो भी इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज, ए और वेक्टर जो है वो भी बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो अब देखो ए और बी क्रॉस सी ये पैरेलल वेक्टर आ गए या नहीं आ गए। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दो वेक्टर का पैरेलल है कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। तो फ्रॉम डायग्राम अपन क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के कुछ कांस्टेंट टाइम्स होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब अपन को इस लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, टेक मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड अपन मॉडुलस ले लेते हैं। तो क्या आएगा लेफ्ट में मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट में क्या आएगा मॉड ऑफ लैम्डा, एंड मॉड के अंदर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये आ गया अपने पास मॉड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मॉड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है। मॉड बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू मॉड के अंदर साइन थीटा इनटू एन कैप का मॉड, वो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब ए बी सी क्या दे रखे थे, यूनिट वेक्टर, तो मॉड ए 1, मॉड लैम्डा, मॉड बी कितना 1, मॉड सी भी कितना 1, क्योंकि ए बी सी यूनिट वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, π/6 मतलब 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का मॉड भी 1/2 इंटू 1। क्लियर। तो ये आ गया अपने पास 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1, तो 1/2 बचेगा। तो मॉड लैम्डा बाई 2 आ गया। तो मॉड लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू निकल आई
तो देयरफॉर ये जो अपने पास कंडीशन आई थी, इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, +-2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, है ना। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बना सकता था, यही सारी कंडीशन लिख देता और लास्ट में लिख देता सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, देन दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑप्शन दे देता 2, -2, 3, -3, तो ये दोनों आंसर हो जाते 2 और -2। क्लियर है ये चीज, तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी शायद उसी के जैसे ही है जो अपने 10th क्वेश्चन किया था। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, और ए जो है नल वेक्टर नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है, तो प्रूफ करना है शो दैट बी को अपन सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स ए वेक्टर, टी क्या है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी फॉर सम स्केलर टी, कि अगर ऐसा है तो हम बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर, तो ये भी सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये गिवन है। हम इसको लेफ्ट में लेके आए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो दोनों के अंदर ए जो है वो प्री मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं है, दोनों में ए जो है वो प्री मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं है, तो दोनों में से यदि अपन ने ए कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। अब आप देखो कि ये जो एक वेक्टर ये लिखा है और एक वेक्टर ये लिखा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल तीन ही केस में हो सकता है, या तो ए नल वेक्टर हो या बी माइनस सी नल वेक्टर हो या दोनों पैरेलल हो। दे रखा है ए नल वेक्टर नहीं, b इज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए नल वेक्टर नहीं हो सकता, b माइनस सी नल वेक्टर नहीं हो सकता। तो इट इंप्लाइज, फिर ये कब संभव है, जब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ऐसा हो। अरे बस समझ में, जब ये नल वेक्टर नहीं हो सकता, ये नल वेक्टर नहीं हो सकता, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों पैरेलल हो। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी। अब देखो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे के कांस्टेंट टाइम लिख सकते हो। अब अपन क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, लेकिन अपना इससे काम नहीं बनेगा, तो अपन ऐसा ना लिख के, गलत नहीं है ये, इससे अपना काम नहीं बन रहा है, सही तो ये भी है। अपन क्या लिख लेते हैं कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। देख रहे हो ना, टी के ए वेक्टर के संग टी मल्टीप्लाई, कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास, सी वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज, तो ये अपना प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और कुछ भी नहीं। अब ये भी शायद उसी टाइप का है ना, ये भी उसी टाइप का लग रहा है मुझे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए डॉट बी जो है ए डॉट सी के इक्वल है और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है, ए 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन को प्रूफ करना है बी और सी इक्वल होंगे। देखो ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये, है ना। ये पूरी ऐसे कंडीशन लिखा होता, देन के बाद ऑप्शन दे रखे होते, b इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, b इज इक्वल टू सी वेक्टर, b प्लस सी या b इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, नन ऑफ दी, इस टाइप से ऑप्शन दिए जा सकते थे। अब क्या करें अपन, गिवन क्या क्या है वो लिख लो पहले। गिवन तो है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दिस इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट c वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में से a वेक्टर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a वेक्टर डॉट b माइनस c बराबर 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है ना। ऑल्सो और क्या दे रखा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दिस इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस का a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a वेक्टर क्रॉस b माइनस c जो है वो 0 के इक्वल। ठीक, अब देखो ये 0 के इक्वल कब कब हो सकता है, इसके लिए भी तीन कंडीशन, क्या क्या,
ए वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो, लेकिन वो तो दे रखा भाई नल वेक्टर नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा बी माइनस सी जो है ये नल वेक्टर के इक्वल हो। अब ऐसा कुछ दे नहीं रखा जिससे अपन इसको डिस्कार्ड कर पाए, तो अभी इसको लिखे रहने देते हैं। और तीसरा कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। क्लियर है चीज, ये हो सकती है या फिर ये या फिर ये, इन तीनों में से कंडीशन होनी चाहिए। इसके हिसाब से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो इसके हिसाब से भी या तो ए वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर के इक्वल हो, जो नहीं है दे रखा है, या फिर बी माइनस सी जो है ये किसके इक्वल हो, नल वेक्टर के। इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते अपन। और तीसरी कंडीशन कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल हो किसके, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अब देखो यहां पर और यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ए वेक्टर एक ही साथ या तो बी माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा या फिर पैरेलल होगा, दोनों एक साथ हो सकते हैं कि एक ही टाइम पे, कि ए वेक्टर जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, है ना। मान लो ए जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल है, तो पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन तो सही होगी, फिर ये नहीं सही हो सकती, है ना। मतलब ये गलत तो अल्टीमेटली ये सही बचेगी। और यदि अपने पास ए जो है वो बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हुआ तो ये गलत, मतलब ये इसके कारण ये जीरो नहीं हो रहा, इसके कारण नहीं हो रहा और इसके कारण नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली फिर इसके कारण जीरो हो रहा है। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वाली कंडीशन हो नहीं सकती, तीसरी वाली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो दोनों जो हैं जीरो के इक्वल तभी हो सकते हैं जब बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो, जीरो के इक्वल। तो अपन बोलेंगे कि भाई बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, सी वेक्टर के इक्वल। क्लियर है ये चीज, तो ये भी अपने पास थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी मुझे सिंपल सी लग रहा है। मॉड ए इतना, मॉड बी इतना, मॉड ए क्रॉस बी 35, देन फाइंड ए डॉट बी निकालना है। अपन को क्या निकालना है, ए डॉट बी। सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी तो वैसे क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए पता है, मॉड बी पता है, कॉस थीटा निकालना है अपन को, मतलब थीटा चाहिए अपन को, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना दे रखा है 35। मॉड ए क्रॉस बी बहुत बार लिख चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। मॉड साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, वेक्टर के बीच में जो एंगल होते हैं वो 0 से 180 होते हैं, और जब 0 से 180 है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और एन कैप का मॉड निकालोगे वो 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल 35। मॉड ए कितना रूट 26 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना 35। इससे इसको कैंसिल किया कितना 5, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास 5 अपॉन रूट ऑफ 26। क्लियर। हमें क्या चाहिए कॉस, हमें क्या चाहिए अपने पास कॉस चाहिए। तो अब देखो कॉस कैसे निकालेंगे अपन, नाउ कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ले सकते हो। तो यह आ जाएगा अपने पास 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 25 अपॉन 26, एलसीएम लोगे 1 अपॉन 26, तो रूट 1 अपॉन रूट के अंदर 26, ये आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए कितना है रूट 26, मॉड बी कितना है 7, और कॉस थीटा 1 अपॉन रूट 26, ये कैंसिल तो क्या आ गया 7। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा, और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन ने देख लिया, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अब नेक्स्ट जो इसका आता है वो आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जैसा अपन ने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, है ना, 3 चीजें निकालते थे, प्रोजेक्शन, कंपोनेंट और कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का भी अपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से अपन पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आदि बात समझ में। तो अब अपन देखते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, इसमें मेनली 2-3 चीजें पढ़ते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहला अपने पास काम आता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे,
तो देखो, जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की दो साइड अपन को दे रखी हैं, किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग और बी वेक्टर। ये अपन ने दो वेक्टर ले लिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना। अब ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ए वेक्टर बी वेक्टर इसकी दो साइड हैं। इस ट्रायंगल का अपन को क्या लिखना है, एरिया लिखना है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो अपने पास आएगा 1/2 मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये कैसे आएगा वो देखो, अपने पास इसको नाम दिया वर्टेक्स को ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया अपन ने सी। अगर पूछा जाए कि BC की लेंथ क्या होगी, तो देखो BC जो है इसकी लेंथ क्या होगी अपने पास, मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। और अगर AB की लेंथ के बारे में पूछा जाए तो AB की लेंथ क्या होगी अपने पास, मॉड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा जो है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, या अपन बोल रहे हैं इन दोनों साइड के बीच का एंगल है। अब 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। उसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़े होंगे, है ना। एक हेरोन्स फॉर्मूला होता है, एक अपने पास होता है हाफ AB साइन थीटा, हाफ BC या हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, इस टाइप से फॉर्मूले पढ़े होंगे। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। एंगल A के सामने वाली साइड को अपन स्मॉल a बोलते हैं, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, C के सामने वाली साइड को स्मॉल c। अब अगर अपन को इस ट्रायंगल का क्या लिखना है, एरिया लिखना है, तो एरिया अपन कैसे लिखते थे, हाफ ऑफ कोई भी दो साइड ले लो उनकी लेंथ। तो जैसे मान लो अपन ने ए और बी ले ली, ए और बी, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो हाफ ए बी साइन सी। या फिर अगर ए और सी ले रहे हो तो हाफ ए सी, हाफ क्या, ए सी, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, मतलब साइन बी। इस तरीके से निकालते थे। या फिर सी और बी ले रहे हो तो हाफ बी सी, और इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, ए, तो साइन ए। इसी तरीके से निकालते हैं। तो देखो ये अपने पास साइड की लेंथ क्या है, मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर, और इनके बीच का अपने पास एंगल कितना है, थीटा। तो जो अपन एरिया लिखेंगे ट्रायंगल का, वो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ मॉड के अंदर ए वेक्टर, मॉड के अंदर बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो साइन थीटा। ये जो अपने पास क्वांटिटी लिखी है क्या, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये एक्चुअल में किसके इक्वल थी, अपन ने अभी क्वेश्चन किए, खूब सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल भी किया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो अगर मान लो ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर अपन को दे रखे हो और ट्रायंगल का एरिया पूछे, तो हाफ उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ले लेना है अपन को, मॉडुलस। क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर, और उस वेक्टर का क्या ले लेना अपने पास, मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया, है ना। 2 से डिवाइड और कर देना। आ रही बात समझ में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दे दिया कि दो वेक्टर हैं i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर अपने पास है i माइनस जे प्लस का 2k। इफ दिस रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपन को उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अपने पास मान लो दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब अपन को निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो देखो हाफ मॉड के अंदर ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लें, ए क्रॉस बी निकालें। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 1 1 1 1 माइनस 1 एंड 2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 1 3i, फिर 2 माइनस 1 जे 1 सॉरी, तो माइनस का जे, और माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का 2k। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब एरिया, देयरफॉर एरिया अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड के अंदर ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या निकल के आया है, 3i माइनस जे माइनस का 2k। इसका अगर अपन क्या लें, स्क्वायर रूट सॉरी मॉडुलस निकालें तो क्या आएगा, 9 प्लस 1 प्लस का 4, तो ये आ गया √14/2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस 2 को भी रूट में ले जाना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, √14/4, 2 से कैंसिल कर दो तो 7/2
2 का रूट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट लिख देना, बोर्ड में इसके भी आधे मार्क्स काट लेते हैं। आगे बात समझ में। अब इसको दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो साइड वेक्टर ना देते हुए वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर अगर दे दे, साइड वेक्टर ना देते हुए वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे दे, तब अपन एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ना, ये बोर्ड में काफी पूछा जाता है कि अपने पास, और इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 3 पॉइंट हैं, इनके पोजीशन वेक्टर अपन को दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब अपन को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके पोजीशन वेक्टर, साइड वेक्टर नहीं दे रखे, इसमें क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। अब अपन क्या करेंगे, अपन को यदि एरिया निकालना है तो अपन को 2 वेक्टर चाहिए साइड के अलोंग। अभी अपन ने जो पढ़ा वो साइड के अलोंग वेक्टर अगर पता है तो हाफ मॉड के अंदर ए क्रॉस बी करके निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ो, कोई भी जो आपकी मर्जी हो, चलो ये वाला वर्टेक्स पकड़ा, इससे जाते हुए 2 वेक्टर बना दिए, इससे जाते हुए 2 वेक्टर बना दिए। तो ये हो गया एक BC वेक्टर, एक हो गया अपने पास क्या, BA वेक्टर। तो देयरफॉर अपन एरिया जो लिखेंगे, एरिया वो क्या लिखेंगे, हाफ मॉड के अंदर 2 वेक्टर साइड के अलोंग, तो BC वेक्टर क्रॉस कितना, BA वेक्टर, ये लिखोगे यानी BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। अब देखो BC जो वेक्टर है इसको अपन क्या लिखेंगे, BC वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला, ये लिखते थे अपन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो C माइनस B आ गया, क्रॉस फिर BA वेक्टर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये लिख लिया अपन ने। क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या आएगा अपने पास, 1/2 C वेक्टर का टर्म बाय टर्म जैसे करते थे, C का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ, तो C क्रॉस A, फिर C का माइनस B के साथ, तो माइनस टाइम्स ऑफ C क्रॉस B, फिर माइनस B का A के साथ, तो माइनस टाइम्स B क्रॉस A, और माइनस B का माइनस B के संग, तो प्लस का B क्रॉस B। ठीक, अब B क्रॉस B तो कितना हो गया, 0। यहाँ पे हमें ये माइनस अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करते हैं, B क्रॉस A को माइनस टाइम्स A क्रॉस B लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा। इसको भी पलट लो तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 मॉड के अंदर, देखो माइनस B क्रॉस A, इसको A क्रॉस B लिख लेते हैं, तो इसको पहले लिख दो A क्रॉस B प्लस, फिर इसको भी पलट दो B क्रॉस C प्लस, ये ऐसे लिखे रहने दो C क्रॉस A। आ रही बात समझ में। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या आ गया, हाफ मॉड के अंदर A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये अपने पास कब है, जब अपन को साइड वेक्टर ना देकर क्या दे रखे हो, पोजीशन वेक्टर दे रखे हो। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट, पहला तो अपना हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब दूसरा जो अपने पास आता है वो आता है पैरेललोग्राम का। अगर मान लीजिए कि A वेक्टर और B वेक्टर जो हैं वो पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, तो अपन पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। ये जो अपने पास A वेक्टर है और ये जो अपने पास B वेक्टर है, ये इस पैरेललोग्राम ABCD की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, अपोजिट साइड नहीं है, एडजेसेंट, एक ये तो एक इसके बगल वाली, या फिर एक ये तो एक ये वाली। क्लियर है, 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, तब अपन को इसका एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैं ये डायगोनल बनाऊं कौन सा, BD, तो अपने पास 2 ट्रायंगल बन गए हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका एरिया निकालना है। अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। क्लियर है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का सम। अब हाफ ABD इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके अलावा 2 साइड वेक्टर पता है, तो एरिया क्या लिखेंगे, हाफ मॉड के अंदर A वेक्टर क्रॉस B। अब देखो इसके अंदर A क्रॉस B लिखो, B क्रॉस A लिखो, उनका मॉडुलस तो सेम ही होता है ना। अब अपन को निकालना है इस वाले BCD। अब इसके अलोंग वेक्टर देखने हैं, तो देखो अगर ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपन तो फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। इसको पैरेलल यहां मूव कर लो,
ये बी वेक्टर है तो इसके सामने वाला भी पैरेलल क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा, तो ये बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसका एरिया भी अपन क्या लिखेंगे, 1/2 ट्रायंगल मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा अपने पास, मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हों, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हों, तो उस ट्रायंगल का, उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है। और पैरेललोग्राम से रिलेटेड मैंने एक चीज आपको और बताई थी याद रखने को, क्या, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो इनके डायगोनल क्या होंगे, तो एक डायगोनल तो अपने पास होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था, और दूसरा जो डायगोनल है वो क्या होगा अपने पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखो, दोनों में से माइनस की डिफरेंस है। क्लियर ये चीज। तो डायरेक्शन यहां हो जाएगा या फिर इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब तीसरा अपने पास क्या आता है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ना होकर डायगोनल को रिप्रेजेंट करें, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, अब अपन को एरिया निकालना है, तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है। ये पैरेललोग्राम हो गया अपने पास, ये अपने पास एक डायगोनल है इसके अलोंग ए वेक्टर, और ये अपने पास दूसरा डायगोनल है, ये हो गया बी वेक्टर। अब अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, इसको नाम देते हैं अपन ओ। क्लियर। अब AC जो है ये पूरा की पूरा ए वेक्टर है, अब इसकी लेंथ में से आधी लेंथ उड़ा दी, आधी लेंथ अपन ने उड़ा दी, तो ये कितना बचेगा, a/2 बचेगा। तो देखो OC वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, a वेक्टर बाय 2, आधी लेंथ उड़ा दी ना। ऐसे ही अगर अपन निकालें OA या AO वेक्टर, डायरेक्शन से अभी कुछ ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है, AO वेक्टर, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर बाय 2। क्लियर। ऐसे ही अगर अपन निकालें OD वेक्टर, तो ये पूरा B वेक्टर था, तो ये कितना बचा अपने पास, उसका आधा, तो OD वेक्टर अगर निकालोगे तो ये आएगा B वेक्टर अपॉन 2, और अगर अपन निकालेंगे BO वेक्टर तो ये भी अपने पास क्या आएगा, B वेक्टर अपॉन 2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब क्या करें, अपन को इसका पूरे का एरिया निकालना है। तो देखो अपन इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, चारों का एरिया निकाल के जोड़ दें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब देखो ये है अपने पास a/2, ये है अपने पास b/2, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकल के आएगा, हाफ ऑफ मॉड के अंदर a वेक्टर बाय 2 क्रॉस b वेक्टर बाय 2। अब ये 2 जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो 2 2 2 कितना हो गया, 1/8 टाइम्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ऐसे इस वाले का निकालोगे तो ये b/2 a/2, तो ये भी कितना आएगा अपने पास, 1/8 मॉड के अंदर a क्रॉस b। ऐसे ऊपर वाला भी क्या आएगा, 1/8 a क्रॉस b, ये भी 1/8 a क्रॉस b है ना, मॉड के अंदर। चारों को ऐड करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स 1/8 टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 4 से ये कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो तीनों में क्या रहता है, ए क्रॉस बी, 2 में आ रहा है 1/2 मल्टीप्लीकेशन में, 1 में नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना अपनों, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, है ना। एक बार मैं पूरे तीनों इकट्ठे लिख दे रहा हूं। पहला क्या था, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे तो एरिया क्या लिखेंगे अपन, तो एरिया अपन क्या लिखेंगे, 1/2 मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर, 1/2 आएगा। दूसरा, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को, तो एरिया क्या लिखा जाएगा अपने पास, मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके अंदर 1/2 नहीं लगाना है। और तीसरा क्या था कि अगर अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम के
डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये डायगोनल है, ये ए वेक्टर हो गया, और एक ये बी वेक्टर हो गया। डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, 1/2 टाइम्स मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आप कर लोगे, मुझे शायद कराने की जरूरत ना पड़े। इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो आपको मैं करा दे रहा हूं। क्या कि जैसे ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। अब बोला गया कि यदि मैं ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये ए डी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस परपेंडिकुलर ए डी की लेंथ निकालनी है। ठीक है कि नहीं है, इस ए डी की लेंथ निकालनी है। तो अब इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये अपन निकाले अभी। क्या एरिया होगा, हाफ ऑफ मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये होगा या नहीं होगा, है ना। ऑल्सो किसी भी ट्रायंगल का एरिया अपन और कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे निकाल सकते हैं। हाफ बेस, ये बेस है बीसी, तो बीसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी। ठीक है ना, और इसकी लेंथ निकालनी है तो मॉड ले लो, बस किसी भी वेक्टर का मॉड ले लेते हो तो उसकी लेंथ आ जाती है ना, तो मॉड सी माइनस बी। और हाइट, ये हाइट है, तो ये हमको निकालनी है ए डी, ये निकालनी है या नहीं। अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। इक्वल करोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए डी, दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो ए डी जो हमें क्या निकालना था, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, वो क्या आ गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाय सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन एक्चुअली 6 नंबर में पूछा जाता है ना। अब ऐसा मत देखो कि इतना छोटे में हो गया, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है ये तो मेरे को याद था, है ना, अभी अपन ने किया ही था, इसको अपन ने डायरेक्टली लिख दिया। बोर्ड में इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बोर्ड में पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ये तो अपन ने डायरेक्टली लिख दिया, इसको डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, इसको अपन को प्रूफ करने के बताना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वेट रखोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, है ना। या फिर सिंपल लिखा होता है कि ए बी सी आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस एंड प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी इज इक्वल टू दिस। ये भी आ जाता है प्रूफ करने को, समझ गए ये चीज। और बाकी तो सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर अपन को 3 वर्टिसेस दे दिए जाएं, है ना, या फिर उन साइड्स के अलोंग वेक्टर दे दिए जाएं, तो ट्रायंगल का एरिया निकालो और पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।